हेलो एंड वेलकम टू वर्कस्पेस फाउंडेशन। यहाँ पर रोजाना हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं जो होता तो क्लास 10th का है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड करके जेई के एडवांस सवालों तक पहुंचा जा सकता है। अब भाई जब से मैंने ये करना शुरू किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग बाग मानते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि मैं ऐसे ही उनसे बोल रहा हूँ जिससे कि उनका पढ़ने में मन लगे। तो भाई आज मुझे मजबूरी में ये बुक लानी पड़ गई। ये देखो क्लास 10th की बुक है, हाँ, कॉन्साइज फिजिक्स इसका नाम है। और इसके जो है ये देखो, हाँ, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये विटनेस के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, पेज नंबर 103, ठीक है, और 104 इस पर ये कॉन्सेप्ट था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो मैंने आपको लास्ट टर्म पे पढ़ाया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको एक्सटेंड किया और जेई का सवाल आ गया, ठीक है। अब मैंने थोड़ी ना किया, वो तो जेई के एडवांस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और आज जो मैं टॉपिक पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही वो ले आया हूँ कि किसी को कोई एम्बिग्विटी ना रहे, ठीक है। ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये पेज नंबर 98 पे दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड एपरेंट डेप्थ। विटनेस के तौर पर मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैं वो चीज़ आपको निकालूंगा, ठीक है, और दूसरे पार्ट में मैं उसको जेई की प्रॉब्लम के लिए एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा, पेपर 10th का आता है। अच्छा, कोई आदमी कहेगा साहब हम सीबीएसई में पढ़ते हैं, तो भाई सीबीएसई में देखिए किताब बिल्कुल पतली सी है, उसी में फिज़िक्स है, उसी में केमिस्ट्री है, उसी में बायोलॉजी है, ठीक है। तो भाई थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, और उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको तो और एडिशनल प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो मैं रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट की शुरुआत में फिर से वही करूँगा जो मैं पहले करता था, दैट इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है, जिसको कि मैं रोज़ आपके पास में रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके आ गया और आपने ऐसे लगाया, ठीक है। थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ आपके लिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज़ μ1 और यहाँ पे लिखा μ2। रोज़ रोज़ करोगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एंगल डिज़ाइन किया, सो दिस एंगल इज़ θ1, आप इसे I भी ले सकते हैं, एंड दिस एंगल इज़ θ2, आप इसे R भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला कि आपको स्नेल्स लॉ को ऐसे लिखना है, μ1 साइन ऑफ I दैट इज इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ R या θ2, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। बस इसको समझिएगा। और ये जो आइडिया है, उस आइडिया को मैं आपको फिगर के साथ में परसू करता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको समझिएगा भाई साहब, ठीक। बस आपकी किताब में दिया और उसी को कर रहा हूँ कि लेट सपोज ये दो मीडियम हैं, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मीडियम के तौर पर एक मीडियम को एयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से μ1 लीजिए और μ2 लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ μ1, यहाँ पे लिखा दैट इज़ μ2। जब कोई मीडियम एयर हो जाए तो म्यू की जगह 1 डाल दीजिए, बस इतनी सी तो बात है। बोला ठीक बात है। अब क्या किया जाए, तो आपने बोला कि ये देखिए यहाँ से, हाँ, यहाँ से ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखिए ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। लेट्स सपोज द ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है। इसको हमने लिखा दैट इज O, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ से पड़ेगी और ये वाली लाइट रे ऐसे पड़ेगी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये देखिए। और इसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो μ1 है वो μ2 से बड़ा है कि छोटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए लिखा कि लेट अस सपोज μ2 की वैल्यू μ1 की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो आपने बोला कि सर ये लाइट रे बेसिकली ये ऐसे चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी क्योंकि μ1 छोटा है, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये वाला रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो आपने बोला कि सर इस पर्टिकुलर चीज़ को पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये देखिए, और जो रूल है उस रूल को देख लीजिएगा
कि किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए, किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए हाँ दो लाइट रेज का होना ज़रूरी होता है। तो एक लाइट रे तो हमने ये वाली ले ली और एक लाइट रे हमने ये वाली ले ली। हाँ तो ये देखिए एंड दिस इज़ द लाइट रे। ठीक है, अब ये इसको पीछे बढ़ाया, ये लाइट रे ने कट किया। ठीक है, जिस जगह पे कट करेगा वहाँ पर क्या बनेगा? सो आपने बोला इमेज बनेगा, सो दैट इज है। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? तो आपने बोला कि दिस इज हेयर, ये देखिए इसको हमने क्या लिखा? सो आपने बोला h, दिस इज द रियल डेप्थ। ठीक है, और यहाँ पर से यही जो दूरी निकल कर आई है दिस इज हेयर। ठीक है, हाँ ये क्या निकल कर आई है? तो आपने लिखा दिस इज x। ठीक, तो ये क्या हो गया? एपरेंट डेप्थ, जितनी हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? h। हाँ, एक्चुअल डेप्थ, ठीक, जितनी की है। और ये क्या है? एपरेंट डेप्थ, जितनी की हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, कि h क्या हुआ? h क्या हुआ? तो आपने बोला रियल डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ। ठीक, और x क्या हुआ? सो आपने बोला x इज हेयर कॉल्ड एपरेंट डेप्थ, है ना? ये एपरेंट डेप्थ। अब हमको करना क्या है? तो आपने कहा हमको निकालना है कि x की वैल्यू h के टर्म्स में कितनी हुई। ठीक है, बहुत ही सिंपल, कोशिश करिए कि आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि याद करने में फिर रिवीजन का बड़ा लफड़ा रहता है ना। ठीक, मैं आपको ट्राई करता हूँ, देखो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट को लिखा गया, सो ये क्या लिखा गया? P, और इस पॉइंट को लिखा गया तो क्या लिखा गया? Q, दैट इज हेयर। अब एंगल का नंबर आया तो आपने लिखा दिस एंगल इज हेयर, दैट इज टेकन एज I। ठीक है, एंड दिस एंगल इज हेयर, दैट इज टेकन एज R। ठीक है, हाँ ये वाला एंगल कितना हो गया? सो आपने बोला ये वाला एंगल R हो गया। ज्योमेट्रिकली आप देखेंगे तो जो एंगल I है, ठीक है, हाँ ये वाला एंगल I हो जाएगा। ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं और ये लाइन इसको काट रही है, और ज्योमेट्रिकली ये वाला एंगल R है वो इस R के बराबर हो जाएगा। सो ये आपके सामने कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे सिंपल तरीके से हम लोग करना शुरू करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह मुझे मिल जाएगी। ये μ1 है और ये μ2 है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि भाई इसमें आप फिजिक्स लगाइए। ठीक है, तो आपने कहा सर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, तो क्या हो गया? तो आपने बोला सर ये लिखूंगा μ2, यही आपने स्नेल्स लॉ रोज आप रिवाइज कराते हैं, μ2, और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? तो बोला साइन ऑफ I, हाँ दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? μ1, और कितना बन गया? तो दैट इज साइन ऑफ R। सो दैट इज है μ2 साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू μ1 साइन ऑफ R। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया। ठीक है भैया, तो बोला ठीक बात है। अब ज़रा इधर पर आ जाइए। ठीक है, मैंने लिखा इन ट्राइंगल POQ, आराम से देखिएगा। ठीक, तो आपने बोला सर POQ। ठीक है, हमको H और PQ में एक रिलेशन निकालना है, तो आपने कहा सर लिख लीजिए ऐसे tan ऑफ I दैट इज इक्वल्स टू PQ, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ अपॉन H। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? तो आपने बोला ये एक रिलेशन निकल आया। ठीक है भाई, हाँ अब क्या होगा? तो आपने बोला दूसरा लिखिए भाई, इन ट्राइंगल PO PQ एंड I, तो PQ एंड I। ठीक है, इस पर भाई साहब क्या है? सो बोले सर tan ऑफ R ले लीजिए। ठीक है, आपने tan ऑफ R लिया तो क्या हुआ? सो आपने बोला दैट इज PQ अपॉन X। ठीक है, तो अब आपसे पूछा कि भाई x की वैल्यू चाहिए हमको, तो कितना हो गया? तुमने क्या नीचे चला गया और हमारा रिजल्ट कितना हो गया? PQ cot ऑफ R। सो दिस इज हेयर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? PQ cot ऑफ R। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, थोड़ी मुझे जगह मिल जाएगी। कैलकुलेशन में थोड़ा सा तुमको सिखाना है मुझे कुछ बातें। हाँ, तो आपने कहा ठीक बात है। अब आपसे बोला गया कि भाई यहाँ से आप PQ की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपने जब PQ की वैल्यू यहाँ से निकाली तो PQ इज इक्वल्स टू कितना हो गया? बोला H tan ऑफ I। आराम से समझिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? तो आपने बोला सर फिर हम यहाँ से लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू कितना आया? सो बोला PQ की जगह क्या लिखा? H tan ऑफ I। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? cot ऑफ R।
ठीक है, ये तुम्हारे सामने आंसर आ गया। अब इट मे बी पॉसिबल कि आपकी स्कूल की बुक में ऑर्डर कुछ ऊपर नीचे हो या किसी और तरह से दिया गया हो, लेकिन एक्सप्रेशन तो यही रहेगा। तो यहाँ से सारे आंसर शुरू हो गए, ठीक है। अब चाहे ये आंसर निकले, अब मैं कहूँ x इज इक्वल्स टू एच, tan ऑफ आई की जगह हमने क्या लिख दिया, sin ऑफ आई डिवाइडेड बाई cos ऑफ आई, ठीक है। और cot ऑफ r की जगह क्या लिख दिया भैया, cos ऑफ r डिवाइडेड बाई sin ऑफ r, ठीक है। हाँ, तो ये एक और रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से यहाँ थोड़ा सा लिख लो, ठीक है ना, थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि आपके मेंटल प्रेशर आना शुरू हो जाए तो बस मज़ा आ जाएगा, और उस प्रेशर से आपकी दोस्ती होना शुरू हो जाए, तो इससे बेहतर और आसान बात क्या हो सकती है भाई, ठीक है। जब ये चीज़ निकल कर आई तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या हम ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है, ठीक, वो आई के टर्म्स में ला सकते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि ठीक है भाई, कोशिश कर लेंगे। अब ये इसको बिल्कुल दिमाग में मत सोचना कि ये डेरिवेशन हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम कुछ चेंजेस कर दें। तो तुमने कहा हाँ सर कर सकते हैं चेंज, देखिए यहाँ पर साइन आर की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इस जगह से, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी। सो आपने बोला साइन आर की वैल्यू आ जाएगी μ2 अपॉन μ1, और ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ आई, ठीक है। बोलो आ रहा है, μ2 अपॉन μ1 साइन ऑफ आई, दैट इज साइन आर, चलेगा। और अगर साइन आर आ गया और मैं उससे बोलूँ कॉज आर निकालो, ठीक है, तो कॉज आर क्या होता है भैया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर आर, हाँ होता है कि नहीं। तुमने कहा सर ये वही फॉर्मूला लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको आपने जल्दी में ऐसे लिख दिया, मैंने कहा भाई ठीक पकड़ा आपने, ठीक है। अब आपसे बोला गया भाई कॉज आर की वैल्यू क्या होगी डालने हैं, तो आपने बोला कॉज आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर आर, दैट इज μ2 अपॉन μ1 साइन ऑफ आई का होल स्क्वेयर, ठीक है। सो दैट इज है, ठीक है। अब मैं इसको x की जगह डाल रहा हूँ, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया h, यहाँ पर क्या लिखा भैया साइन आई, यहाँ पे क्या लिखा है कॉज आई, आराम से देखिएगा, मल्टीप्लाइड बाई कॉज आर की जगह आपने क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस μ2 अपॉन μ1, हाँ, साइन आई का होल स्क्वेयर, साइन आई का होल स्क्वेयर, ठीक है। हाँ, ये किसकी वैल्यू लिखी जा रही है, तो आपने बोला x की, ठीक है, हाँ x की, ठीक। तो ये ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई साइन आर की जगह हमने क्या लिखा, तुमने बोला ये लिखा। सो कितना हो गया μ2 अपॉन μ1, और ये कितना हो गया साइन ऑफ आई। अब क्या हुआ, तो आपने बोला सर साइन आई की वैल्यू कैंसल आउट हो गई, तो बोला ठीक है। अब हमारे सामने बचा x इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया μ1 ऊपर गया, यहाँ पे आ गया μ2, ऊपर आ गया h, और ऊपर कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस μ2 अपॉन μ1 साइन आई का होल स्क्वेयर, साइन आई का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ आई, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये एक बड़े रिजल्ट के तौर पर शामिल हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है, एंड दैट इज हियर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि दोनों लाइट बोलोगे भाई ऑब्जेक्ट को, इमेज को देखने के लिए कितनी लाइट रे की ज़रूरत होती है, 2, लेकिन दोनों लाइट रे कहाँ आनी चाहिए, तो बोला आँख पर आनी चाहिए, दोनों लाइट रे आँख पे आनी चाहिए, ठीक है। अब बोलो भैया इतनी बड़ी आँख किसकी होगी जो यहाँ पर लगाई गई है, इतनी बड़ी आँख किसकी होगी, ठीक है, आँख तो छोटी होगी भाई, ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखा जा रहा होगा, और अगर आँख छोटी होगी तो इसको ऐसे हम मूव कराएंगे। तुमने कहा सर ऐसे में तो एंगल आई बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, हाँ, एंगल आई छोटा बन गया तो क्या होगा, हाँ, तुमने कहा अरे भाई साहब तब तो ये एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। हाँ, अगर आई की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो कॉज आई कितना हो जाता है 1, ठीक है, और आई की वैल्यू अगर बहुत छोटी होती है तो साइन आई कितना हो जाता है 0, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आई अगर बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, बस ये सारी चीज़ें सीखते जाना आप, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, आपने बोला साइन आई की वैल्यू सर 0 हो जाएगा और कॉज आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, सो बोला 1, तुमने कहा अरे बाप रे, फिर तो
लगता है। ठीक है, ये देखिए आपकी स्कूल बुक आ गई। ठीक है, और मैंने नंबर बताया था 98, तो मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, दैट इज है। ठीक है, और ये देखिए ये आपको डेरिवेशन दिया है। अब इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, हाँ, और हम लोगों ने थोड़ा इसको आसान बना दिया है, हाँ, क्योंकि हम जेई के लिए बात करते हैं तो थोड़ा सा हम मैथ्स ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, और साइन और कॉजी तो है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ लगाई गई है। ठीक है ना, हाँ। अब यहाँ पर जब ये रिजल्ट आ गया तो मैं इस रिजल्ट का उपयोग करूँगा और इस रिजल्ट को यूज़ करके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जेई के एग्जामिनेशन में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, हाँ, और अगर मैंने एडवांस का प्रॉब्लम बता दिया तो मान जाओगे ना। ठीक है, तो फिर कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलना। ठीक है, और रोज आना, रेडी रहना। हाँ, पूरी वीक पढ़ाई होगी, सैटरडे और संडे बस 2 दिन की छुट्टी होती है, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपना खेल कूद सकें। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस 1 घंटा आराम से पढ़िए, आधा घंटा आराम से पढ़िए और बस उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल करिए। ठीक है ना, पहले बताइए इतनी बात समझ में आ गया। x = μ1/μ2 मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला गया एपरेंट डेप्थ। मैं आपको अब ये बताऊंगा कि ये जेई की प्रॉब्लम में यूज कैसे होता है। तो यहां पर से कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है भाई जेई एडवांस्ड का। ठीक है, ये देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा? तो आपने 2 मीडियम पढ़ा, μ1 और μ2। ठीक है, और जेई के सवाल में क्या हो गया? बोला μ1, μ2, μ3, μ4। हाँ, तो यानी ये जो कॉन्सेप्ट होता है या इसको हम लोग नाम बोलते हैं मल्टीपल मीडिया। इसको नाम क्या दिया जाता है? हाँ, सो दैट इज हियर कॉल्ड मल्टीपल मीडिया। ठीक है, अब जब आप जेई की कोचिंग में आओगे, अब हमारी कोचिंग से बढ़िया कोचिंग तो पूरे यूपी में कोई नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड। हम 12th के बच्चों को ये चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक है, अब वो चूँकि 10th से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो उनको नया लगता है। ठीक, मैं बस आप लोगों के दिमाग में इस चीज़ को बैठा देना चाहता हूँ कि माय डियर फ्रेंड, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, हाँ, ये काम आप अभी बड़े आराम से कर सकते हो। देखो ज़रा, हमने यहाँ पर आपसे बोला x क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो आपसे बोला भाई x की वैल्यू आपने क्या निकाली? तो आपने बोला μ1/μ2 मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, अब कई सारे लोग बोलते हैं कि रिजल्ट को आसान से करने के लिए, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगती। एक बच्चे से पूछा कि भाई एपरेंट डेप्थ क्या होती है? बोलो सर म्यू ऊपर वाला अपॉन म्यू नीचे वाला मल्टीप्लाइड बाई एच। हमने कहा भैया ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? अरे कहता सर मैं परेशान हो गया, मैं इसको याद करता हूँ, सवाल में ऊपर μ2 दे दिया जाता है, मेरा सवाल ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा भैया हाँ, कि अगर आपने ऐसे भी याद कर लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपको लगता है म्यू ऊपर वाला अपॉन म्यू नीचे वाला, देखिए यहीं पर भी μ2 और μ1 की वैल्यू में चेंज आ गए हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है म्यू ऊपर वाला अपॉन म्यू नीचे वाला मल्टीप्लाइड बाय एच, तो आप ऐसे ही लगा दीजिए। एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता देना चाहूँगा, वो आपकी किताब में भी लिखी होती है, इसको क्या ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एपरेंट शिफ्ट। ठीक है, ये देखिए कि यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो शिफ्ट कितने हुई? तो तुमने कहा ये हुई शिफ्ट, माने h में से अगर आप x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये निकल कर आ जाएगा। तो एपरेंट शिफ्ट कितनी हो जाएगी? तो बोला h माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, माइनस ऑफ μ1 अपॉन μ2 मल्टीप्लाइड बाई h। आपने h को कॉमन लिया तो कितना आ गया? 1 माइनस μ1 अपॉन μ2। ठीक है, आपके स्कूल की बुक में ये वाला मीडियम जर्नली एयर लिया रहता है, तो यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, यहाँ पर μ। तो h जो एपरेंट शिफ्ट होता है इसको t बोलते हैं। कितना हो गया? h ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन μ। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, अब जेई के सवाल में आते हैं। तो देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं और हम दोनों की बीच की सेपरेशन है 5 मीटर्स, तो आपने कहा ठीक बात है। हमने बोला हम दोनों आदमी स्विमिंग पूल में कूदी मार दें, पानी के अंदर चले जाएं, ठीक है, हाँ,
तो हमारा सेपरेशन कितना दिखाई देगा? तुमने सर उतना ही दिखाई देगा जितना है। दिक्कत कब आएगी? जब मैं निकल कर आ जाऊंगा पानी के बाहर और आप निकल के आएंगे पानी, आप रहेंगे पानी के अंदर। यानी जब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का मीडियम सेम नहीं होता है, हाँ, उस कंडीशन पे क्या होता है? तो आपने बोला उस कंडीशन पर हमको थोड़ा सोच विचार करना होता है। ठीक है, लेट अस सपोज कि कोई ऑब्जर्वर है, वो इस पॉइंट पर है, ठीक है, एंड आई एम गिविंग दिस नेम हियर ए, ठीक है, तो उसे ये दूरी कितनी दिखाई पड़ेगी? हाँ, आपने ऐसे जितनी है उतनी दिखाई पड़ेगी, उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? ठीक है, कि यानी ये वाला ऑब्जर्वर अगर इसे ऑब्जर्व करेगा तो ये सेपरेशन इसे x1 ही दिखाई पड़ेगी। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कैसे एक्सटेंड होता है। ठीक है, बस यहीं से थोड़ा थोड़ा सीखने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ? तो बोला ए ये x1 दिखाई देगी। बोला ठीक बात है। दिक्कत कब आएगी? आपने कहा जब ऑब्जर्वर ए से मूव करके यहां पर जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बी। तो तुमने कहा दिक्कत क्या आएगी? सर अब वो तो हम लोगों ने कर ही रखा है, ये लिखा तो है, जैसे ही ये मीडियम चेंज होगा, ठीक है, तो इसको ये दूरी कितना दिखेगी? तुमने कहा म्यू ऊपर वाला अपॉन म्यू नीचे वाला मल्टीप्लाइड बाई एच, एच की जगह यहाँ पर क्या है? x1। ठीक है, तो अगर b पर हमने लिखना चाहा तो हम क्या लिखेंगे? सो बोला म्यू ऊपर वाला अपॉन म्यू नीचे वाला मल्टीप्लाइड बाई x1, सो दैट इज देयर। ठीक है, अब ये बताओ इसी मीडियम में हम इधर गए और यहाँ पहुँच गए, ठीक है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज सी। तो तुमने कहा सर उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो मीडियम बिल्कुल सेम है, ठीक है, इतना दिख रहा था, इतना और ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर। सो बोले कितना आ गया? बोले μ2 अपॉन μ1 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस ऑफ इतना और आ गया x2, सो दैट इज ये देखिए। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा? तो आप सी से मूव करेंगे डी पर, इस जगह पर, हाँ, इस जगह पे मूव करेंगे तो फिर क्या होगा? बोला सर यहाँ पर जो दिखाई दे रही थी हमको, यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही थी? इतनी। इस पे आप म्यू ऊपर वाला अपॉन म्यू नीचे वाला कर दीजिए। ठीक है, मैंने कहा भाई क्या लिखें? सो आपने बोला कि सर μ3 अपॉन μ2, हाँ, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? μ2 अपॉन μ1, ये कितना हो गया? x1 प्लस ऑफ x2, हाँ, सो दैट इज है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो 10th में पढ़ते हैं तो हमारे में केवल एक मीडियम रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अभी हमने ज़्यादा पढ़ना तो हमारा ये आ गया। सो ये देखिए, सो दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, तुमने कहा सर इसको सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ, तो ये तो अंदर जाएगा तो मुझे कटता वटता दिख जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब वो तो ठीक दिख रहा है आपको कि ये अगर इधर गया तो यहाँ μ2 होगा, ये μ3 आ गया। मैंने कहा भाई सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, हाँ, रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज, कितना बढ़िया रिजल्ट होता है देखिए, हाँ, द रिजल्ट इज μ3, जहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये कितना हो गया? x1 अपॉन μ1 प्लस ऑफ x2 अपॉन μ2, हाँ, दैट इज हेयर एंड दिस इज द आंसर। हाँ, और माय डियर फ्रेंड, अगर हम आपसे ये कहें कि इसके बीच में 10-20 मीडियम, अरे तुमने कहा सर दिक्कत वाली कोई बात थोड़ी ना। ठीक है, हाँ, जिस मीडियम में ये ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, हाँ, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, हाँ, मान लीजिए 10 मीडियम है, n मीडियम है, तो सबसे ऊपर वाले में जिस मीडियम में अल्टीमेटली ऑब्जर्वर है जैसा यहाँ पर है, ठीक है, तो बोले करते चले जाएंगे सर x1 अपॉन μ1 प्लस x2 अपॉन μ2 प्लस x3 अपॉन μ3, ठीक है, x3 अपॉन μ3 प्लस ऑफ डैश 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 अप टू xn अपॉन μn। ठीक है, ये तुम्हारे सामने रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बस आपको ये देखना है कि ये रहा 10th का कॉन्सेप्ट और ये रहा जेई का कॉन्सेप्ट, जेई एडवांस का। ठीक है, मेंस का पेपर तो बिल्कुल अब क्या ही बोलूँ, आगे बोलूँगा। ठीक है, हाँ, अब जो बच्चे इसको कनेक्ट कर जाते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी रह जाती है। ठीक, तो ध्यान रहे हमारे इस चैनल पर हम बिल्कुल देखिए जिनको 10th का कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, वो तो देखिए पूरे दुनिया में इतने सारे चैनल हैं, इसमें हंसते गाते लोग बाग आते हैं, शेर व शायरी सुना सुना के पढ़ा देते हैं। तो वो 10th का जिनको कोर्स करना है केवल वो हमारे चैनल को अवॉइड करें। ठीक है ना, हमारे चैनल पर वो लोग हैं, हम एक ऐसा वर्क स्पेस, एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जिसमें कि वो लड़के जो साइंस में प्रॉपरली इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना, जिनका विजन मजबूत है, ठीक है, और जो फोकस होके काम करना चाहते हैं क्लास 10 से ही, ठीक है, उनकी प्रेजेंस हमको चाहिए।
ठीक है, हमको भीड़ नहीं चाहिए। देखो 10 मिलियन व्यूज़, 20 मिलियन व्यूज़, इनसे कुछ होता नहीं है। 17.5 लाख बच्चे जेई की परीक्षा देते हैं बेटा, 50,000 बच्चे केवल सेलेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए जो ये देखे कि हाँ भाई ये तो इतना तो हमने पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। ठीक है, हाँ तो बस ये जेई हो गया। और ऐसा नहीं, हर चीज़ को याद रखने की भी कोशिश मत करना। ठीक है, बस धीरे 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 करते जाओगे ना, ठीक, तो फिर 50 किलो का डंबल उठाना है तो शुरुआत तो 5 किलो से करनी पड़ेगी ना। ठीक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जोड़ते चले जाओ, यू विल फाइंड कि तुम्हारा दिमाग अपने आप से बढ़िया से बनता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द टुडेज कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंडेव, जिसको कि हमने एक्सटेंड किया। कहाँ तक एक्सटेंड किया? जेई के प्रिंसिपल तक। आप इसको सीखें, एंजॉय करें। फिजिक्स में सारी बातें आपको, और अब अगले वीक से केमिस्ट्री, मैथ्स, वहाँ पर भी आपको ले जाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर लिखिएगा और चीज़ों को एंजॉय करिएगा। बाय बाय।